Today we're starting exercise 7.5 from question number 5. Let's go to question number 5. इस क्वेश्चन में you have to solve for and you have to find the value of x. x की वैल्यू फाइंड करनी है इसी क्वेश्चन में. ठीक है, तो शुरू करते हैं. Let's explain it below. इसको क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट करेंगे. x plus 9 is equal to 4. Now, for finding the value of x, the variable, you have to shift all the numbers that is with it to the other side, opposite side जिसे बोलते हैं, तो भेज देते हैं. तो 9 को हम राइट साइड में भेज देंगे. ठीक है, तो x इज इक्वल टू, तो प्लस 9 जब वहाँ जाके प्लस 9 अगर पॉजिटिव नंबर है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नंबर है तो पॉजिटिव हो जाता है. तो प्लस का माइनस है या माइनस का प्लस होगा. तो प्लस 9 उधर जाएगा तो माइनस 9 हो जाएगा. 4 के बाद माइनस 9 लिखना पड़ेगा. अब ये अब इसको सॉल्व करते हैं. माइनस 9 प्लस 4 क्या होता है, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी. तो माइनस 9 और प्लस 4, माइनस प्लस दो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर है तो हमें माइनस करना पड़ेगा. माइनस प्लस माइनस करना है. 9 में से 4 गया, 5 बचा. किसका बचेगा, बढ़ेगा. बड़ा कौन है, 9. 9 का साइन कौन सा है, माइनस. तो माइनस लगा देंगे. इस तरह से करना होता है. तो एक्स इज इक्वल टू -5 आंसर. इस तरह से हमें करना है. ऐसे कुछ क्वेश्चन और करते हैं तो क्लियर हो जाए बातें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. सेकेंड, 5x इज इक्वल टू 45. अब 5 और x का जो रिलेशन है हमें बता दूं, यहाँ पे इनके बीच में मल्टीप्लाई साइन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है. ठीक है, तो जब 5 को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे जाके डिवाइड करेगा 45 को. तो भेजते हैं x इज इक्वल टू 45 डिवाइड बाई 5. तो 45 को 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 9. ठीक है, तो x इज इक्वल टू 9 आंसर सीधा. थर्ड करते हैं. -24 इक्वल टू -6x. नाउ शिफ्टिंग -6 टू द लेफ्ट साइड विल गेट, क्या होगा, -6 जो है, अब मैं बताऊँ -6 और x का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है. तो जब इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड करेगा. ठीक है, 24 को. तो x विल बी केप्ट हियर ऑन द राइट साइड. -24 को डिवाइड करेगा -6. तो माइनस माइनस प्लस में आंसर आएगा. 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 4 या 24 4 आएगा. तो x इक्वल टू 4 लिख के छोड़ दो. 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा. माइनस माइनस प्लस में आंसर आएगा. ठीक है, माइनस माइनस प्लस में आंसर आएगा. बाय रूल साइन रूल अलग होता है. डिवाइड तो नॉर्मली डिवाइड नंबर को नंबर से डिवाइड करते हैं. साइन को नहीं डिवाइड करते हम लोग. नंबर इज गेटिंग डिवाइडेड बाय सम अदर नंबर. तो डिवाइड में ऐसा होता है. और साइन का रूल अलग होता है, माइनस माइनस प्लस में आंसर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा हार्ड. नीचे जाते हैं, जैसे कि मैं लेता हूँ 6 ले लेता हूँ. 3x - 2 इक्वल टू -14. तो द टर्म दैट इज नॉट हैविंग एनी x विल हैव टू शिफ्ट फर्स्ट. तो 2 को पहले भेजेंगे, शिफ्ट करना पड़ेगा राइट साइड में, ऑपोजिट साइड में. देन 3 को भेजना पड़ेगा. ठीक है, इस तरह से करेंगे. तो 2 के साथ कोई x नहीं है तो पहले उसको भेजना पड़ेगा. तो 3x, यही रूल है. 3x इज इक्वल टू -2 को जब उस साइड में भेजेंगे तो +2 हो जाएगा. -2 विल बिकम +2. -14 + 2 क्या हो जाएगा, -14 + 2 माइनस करना पड़ेगा. 14 में से 2 गया 12. तो -14 है और +2 है, ये दो अलग अलग नंबर हैं. आपको माइनस करना पड़ेगा. अब बड़े का साइन लगेगा. 14 2 4 में से 2 गया 2, 1 में से कुछ नहीं गया तो ऐसे लगेगा. अब कौन सा साइन लगेगा, 14 का साइन लगेगा, यानी माइनस का साइन. यही माइनस साइन लगेगा यहाँ पे. ठीक है, इस तरह से करना है. और ये जो माइनस है ये आपका काम है, सब्ट्रैक्शन करना जिसे बोलते हैं. माइनस प्लस माइनस करना होता है, तो इसमें फ़र्क है करना. और तो ये हो जाएगा -12. तो 3x इक्वल टू -12 हो गया. अब 3x को हम 3 को उधर भेज देंगे. अब 3 की बारी है जो x के साथ है. 3 विल शिफ्ट टू द राइट साइड एंड इट विल डिवाइड 12, क्योंकि 3 और x के बीच में मल्टीप्लाई साइन माना जाएगा, कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई. -12 को 3 डिवाइड कर देगा. तो 3 4 या 12, ये -12 है और ये +3 है. माइनस प्लस माइनस में आंसर आएगा. x इज इक्वल टू माइनस में आंसर आएगा. तो 3 4 या 12, 4 आंसर आएगा. 12 को 3 से डिवाइड तो 4 आंसर. एक और करेंगे. नेक्स्ट कर लेते हैं 7th, और फिर आपके लिए छोड़ देते हैं. ठीक है, -3 + 4x इक्वल टू 17.
फर्स्ट द टर्म दैट इज नॉट हैविंग एनी एक्स विल हैव टू शिफ्ट ऑन द राइट ऑन द ऑपोजिट साइड टू द ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट साइड। तो 3 विल शिफ्ट टू द राइट साइड, तो 3 को भेजते हैं, तो ये -3 है, वहाँ जाके +3 हो जाएगा, तो 17 +3 हो जाएगा। -3 का उल्टा +3 लिखना पड़ेगा, तो 17 + 3 क्या हो गया 20, 17 + 3 20। अब 4 और x इधर इक्वल टू 20 हो गया। अब 4 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन माना जाएगा, कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो x तो 4 को उधर भेजेंगे, फिर शिफ्ट 4 टू द राइट साइड, इट विल डिवाइड 20, क्योंकि मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड होता है, तो 20 को डिवाइड करेगा। 20 to divide by 4 is equal to 5. दिस इज द आंसर। इस तरह से हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में जाएंगे। ट्रांसलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इक्वेशन। हमें इससे इक्वेशन बनाना है। पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलर ट्रायंगल इज 3 times द साइड। तो पेरीमीटर जो है P, पेरीमीटर को हम P मान लेंगे। P इज इक्वल टू 3 times 3 गुना ऑफ इस साइड A, साइड तो A है, इसको भी लिखना है इक्वेशन के फॉर्म में, लिखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इक्विलर ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। तीनों साइड इक्वल होती है, इसकी साइड की लंबाई A है, इस साइड की लंबाई भी A है, इस साइड की लंबाई भी A है, ठीक है। हम इसकी पेरीमीटर निकालनी है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो। पेरीमीटर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय साइड, ये फॉर्मूला है, ठीक है। पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर इज P, सपोज द पेरीमीटर इज P इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय साइड, क्या है, साइड तो है A, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट आप नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में डायमीटर जो है, सर्कल का जो डायमीटर होता है इस ट्वाइस इस रेडियस, रेडियस का डबल होता है, तो डायमीटर को हम D मानेंगे और रेडियस को R मानते हुए इक्वेशन बनाएंगे, तो ठीक है। सेकंड, सब कुछ दिया हुआ है, बस खाली बिठाना है। डायमीटर इज इक्वल टू 2 times द रेडियस, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, ये होता है। क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है इस, तो डायमीटर को D मान लेंगे आप। D इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, तो D इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2R। मल्टीप्लिकेशन दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, आंसर आ गया। इस तरह से करना है। तो इस तरह से ही करना है। सेलिंग, अब सेलिंग प्राइस जो है इसमें थर्ड, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम को हम क्या मानेंगे, S मान लेंगे, इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को हम C मान लेंगे, और एंड द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस इक्वल होता है सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द प्रॉफिट, प्रॉफिट को हम P मानेंगे। तो इक्वेशन बहुत ही क्लियर है, साफ सुथरा, हम लिख के वो दिखा देते हैं। इन दोनों के सम के बराबर है सेलिंग प्राइस। तो थर्ड जो है सेलिंग प्राइस जो इक्वल टू सेलिंग प्राइस को हम SP बोलते हैं। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये फार्मूला भी है जो मैथ में है, फार्मूला एक बड़े नेक्स्ट क्लास में आपको काम आएंगे। सेलिंग प्राइस SP उस किसको बोलते हैं, सेलिंग प्राइस वो प्राइस होती है जिससे हम कोई सामान का दुकानदार जो सामान को कस्टमर को दे देता है, और कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जो दुकानदार खुद खरीदता है कंपनियों से सामान को, वो उसके लिए कॉस्ट प्राइस है। और जो सामान को कस्टमर को जो बेचते हैं ज़्यादा दाम में थोड़ा बढ़ा के प्रॉफिट के लिए, वो उससे बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस अगर बड़ा है कॉस्ट प्राइस से तो ही प्रॉफिट होगा, बढ़ना नहीं होगा। तो सेलिंग प्राइस हम S मान लेंगे, S इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस को हम C मानेंगे, C प्लस प्रॉफिट को हम P मानेंगे। S इक्वल टू C प्लस P लिखे छोड़ देना आंसर आगे, और कुछ मत करना, ठीक है। फोर्थ में चलते हैं। फोर्थ में ये बोल रहा है अमाउंट को हम अमाउंट को हम A मान लेंगे, और दिस इज इक्वल टू सम ऑफ द किसका, प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट। तो अमाउंट, प्रिंसिपल क्या होता है पहले हम बता दें। प्रिंसिपल क्या होता है, वो अमाउंट जो बैंक को आप देते हैं, जैसे बैंकिंग में क्या होता है, जो रुपया आप बैंक को जमा कर देते हैं, बैंक अकाउंट में जमा कर देते हैं, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। और 1 साल के बाद जो इंटरेस्ट मिलता है, रुपया आपने बैंक को दिया तो बैंक रुपया देता है, कुछ रुपये देता है। जैसे 100 रुपया दिया अगर बैंक को आपने, 1 साल बाद 10% के हिसाब से अगर 10 रुपये मिलता है तो उसे बोलते हैं इंटरेस्ट, ब्याज, क्योंकि अपने बैंक ने आपका रुपया को यूज़ किया। तो 10 रुपये को बोलते हैं इंटरेस्ट। तो आपका फ़ायदा हो गया, वो 10 रुपये 100 रुपये में जोड़ देगा तो आपका अकाउंट में अमाउंट कितना हो जाएगा, 110 रुपये हो जाएगा।
तो इनिशियली स्टार्टिंग में क्या हुआ था, 100 रुपये अपने बैंक को दिया, 10 रुपये उन्होंने 1 साल बाद आपको इंटरेस्ट दिया, तो 110 रुपये आपका अमाउंट हो जाएगा। इस तरह से होता है। अब इसको लिख के दिखाते हैं। फोर्थ, तो बहुत ही सब कुछ दिया हुआ है, खाली लिखना था। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट को आप क्या मानेंगे, ए इक्वल टू प्रिंसिपल को पी मान लेंगे प्लस आई। ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे। मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। में अनीता बॉट ए रिबन ऑफ लेंथ फॉर ₹45। तो 45 रुपीज़ में रिबन खरीदा एंड ए पेयर ऑफ सीजर और सीजर, ठीक है। द टोटल कॉस्ट ऑफ द आइटम वॉज 76 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेयर ऑफ सीजर। तो ये तो बहुत ही क्लियर है। 45 रुपीज़ का क्या खरीदा, रिबन लेंथ ऑफ ₹4.45, और जो बचा रुपया है वो उसका कॉस्ट, सीजर का कॉस्ट है। इन दोनों को प्लस करने से आता है 76। टोटल कॉस्ट तो दे दिया, टोटल कॉस्ट 76 है। तो बस सीजर का प्राइस पता चल जाएगा, सीजर को, ठीक है ना। सीजर के प्राइस को x मानते हुए हमें इक्वेशन लिखना है। तो लिखते हैं इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 7, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ सीजर इक्वल टू x रुपीज़ मान लिया। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ रिबन दिया हुआ है, रिबन इक्वल टू है 45 रुपीज़। इन दोनों को प्लस करने से टोटल कॉस्ट तो दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट जो दिया हुआ है, तो टोटल कॉस्ट जो हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ दो आइटम हमने खरीदा, उसका दाम है 76 रुपीज़। अब दोनों के दाम को हम लेफ्ट साइड, 76 रुपीज़ है तो 76 रुपीज़ यहाँ पे रहेगा, और दो आइटम जो हैं उनके प्राइस अलग अलग लिख दो। तो 45 रुपीज़ का तो हो गया, प्लस x रुपीज़ का सीजर का दाम। तो ये इसके इक्वल है, 76 के इक्वल है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो x 45 को उस साइड में भेज देंगे, हैव टू शिफ्ट 45 टू द राइट साइड, इट विल बिकम -45, प्लस 45 का -45 हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 76 माइनस 45। अब पॉजिटिव नेगेटिव हमें माइनस करना पड़ेगा। x इक्वल टू 76 में 45 माइनस करके आपको आंसर निकालना पड़ेगा। 76 प्लस में 45 माइनस में है, आंसर निकालते हैं। 6 में से 5 गया 1, 7 में से 4 गया 3, ये आंसर हो जाएगा 31, ठीक है। तो ये 31 रुपीज़ का है सीजर आंसर। इस तरह से हमें करना था इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 खत्म, तो ये एक्सरसाइज खत्म होगी 7.5। न्यू चैप्टर में शुरू करते हैं। आज एक्सरसाइज 8.1 शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज ही करते हैं न्यू एक्सरसाइज 8.1। इसको पहला क्वेश्चन देखेंगे। इन एन एक्सकर्शन देयर आर 76 स्टूडेंट्स एंड 4 टीचर्स। 76 स्टूडेंट और 4 टीचर्स है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमें रेशियो निकलना है। रेशियो इज ए कंपेरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज़। तो यहाँ पे 2 क्वांटिटीज़ कौन है, स्टूडेंट और टीचर। इन दोनों को हमें कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, मतलब कितना अधिक है। 2 टीचर की संख्या स्टूडेंट की संख्या टीचर से कितनी अधिक है, दुगनी है या बराबर है या कम है। तो उसके लिए हमें रेशियो का यूज़ किया जाता है। तो हमें इस रेशियो को हमें निकालना कैसे है देख लेते हैं। लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 1। तो रेशियो कुछ नहीं होता है, बस कंपैरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज़। कोई भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए रेशियो यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो नंबर ऑफ टीचर्स जो है, नंबर ऑफ टीचर इज इक्वल टू 76 नहीं, 4 टीचर्स हैं। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो है, दिस इज 76 स्टूडेंट्स
हमें इसको रेशियो निकालना है। रेशियो मीन्स कंपैरिजन ऑफ स्टूडेंट्स एंड द टीचर। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, कैसे किया जाता है, टीचर्स पहले है तो पहले जो है उसको पहले लिखेंगे। टीचर्स कितने हैं, 4, 4 को पहले लिख देंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टीचर। स्टूडेंट्स बाद में आता है, 2 के बाद देखो पहले टीचर्स लिखा हुआ है, फिर 2 है, 2 के बाद में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो टीचर को हमें स्टूडेंट्स से कंपेयर करना है, तो टीचर की संख्या पहले लिख देंगे और स्टूडेंट्स कितने हैं 76, उसको नीचे लिखेंगे, फिर काटेंगे, काट के छोटा करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो 76 को नीचे लिख देंगे, फिर ये दोनों को काटेंगे, दोनों 4 से डिवाइड हो जाएंगे, सबसे 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो दोनों को 4 से, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आए, काट के 1 लिख देंगे। 76 को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा उसको काट के लिखना पड़ेगा। तो दोनों को 4 से डिवाइड करना है, 4 इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, 4 1 जा 4, 3 6 नीचे आया, 4 9 जा 36, तो 19 आ गया, तो काट के लिख देंगे, 76 को काट के लिख देंगे 19। तो रेशियो आ गया 1/19, यानी कि दिस इज इक्वल टू 1 रेशियो 19। तो अगर टीचर 1 हैं तो 19 बच्चों के पीछे 1 टीचर है, यानी कि ठीक है। अगर 19 स्टूडेंट्स हैं तो टीचर 1 ही है। तो अगर इनका ग्रुप बनाए 19 स्टूडेंट्स पर टीचर के हिसाब से, तो 4 ग्रुप बना सकते हैं आप। इस तरह से पता चल जाता है कि बस 4 टीचर है तो 4 ग्रुप बना दिए, 1 टीचर 19 बच्चों को संभाल सकता है, ठीक है। इस तरह से काम होता है। तो रेशियो में काम आता है इस तरह से, मतलब बहुत इसका यूज़ किया जा सकता है मैनेजमेंट में, कैसे मैनेज करें बच्चों को, संभालें, तो उसके लिए रेशियो काम का चीज़ है। तो हमें रेशियो इसी को बोलते हैं, रेशियो को कंपेयर करना, टीचर और स्टूडेंट्स का कंपैरिजन है, कितने कौन किससे कितना ज़्यादा अधिक है, यही है रेशियो। ऐसे हम निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में यू हैव टू फाइंड द रेशियो इन क्लास देयर आर 25 स्टूडेंट्स, उसमें 10 स्टूडेंट्स आर बॉयज़, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या का रेशियो निकालेंगे, और वैसे सेम क्वेश्चन है कि कौन किससे कितना अधिक है और या कम है। तो ठीक है, इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर टोटल पहले लिखेंगे, टोटल नंबर स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं आपके, दैट इज इक्वल टू 25। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, इसमें से 25 में से बॉयज़ कितने, बॉयज़ हैं आपके 10, ठीक है। तो अगर इन दोनों को माइनस कर दें तो नंबर ऑफ गर्ल्स पता चल जाएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स पता करना है तो इन दोनों को टोटल स्टूडेंट्स क्लास में जितने भी हैं उसमें से अगर बॉयज़ की संख्या माइनस करें तो हमारा 5 में से 0 गया 5, 2 में से 1 गया 1, तो 15 गर्ल्स हैं। तो हमें गर्ल्स की संख्या पता चल जाएगी माइनस करने से। इस तरह से करना है। अब हमें बॉयज़ से गर्ल्स संख्या पता चल गया है तो हम इनका रेशियो निकाल सकते हैं। 10 बॉयज़ हैं 15 गर्ल्स हैं, तो रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू नंबर ऑफ, नीचे कर लेते हैं, गर्ल्स इज इक्वल टू, बॉयज़ पहले लिखा है हमने तो बॉयज़ है 10, 10 को पहले लिखेंगे, डिवाइड बाय गर्ल्स बाद में लिखा है तो गर्ल्स का संख्या को नीचे लिखेंगे, यानी कि 15 नीचे। और इसको दोनों को हम डिवाइड करेंगे 5 से। बोथ द नंबर इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि ये दोनों के दोनों देयर मल्टीपल ऑफ 5, तो ये 5 के पहाड़े में आते हैं तो इनको हमें डिवाइड कर देंगे 5 से। तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 15 को 5 से डिवाइड किया 3 आया, 10 को भी 5 से डिवाइड किया 2 आया। दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, दिस इज रूल एंड इट इज़ अ मस्ट, एक ही नंबर से डिवाइड करना है। तो हमारा आंसर आ चुका है 2:3, ठीक है। 2:3 लिख के छोड़ देंगे। ऊपर 2 है तो 2 पहले लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे ऊपर का नंबर, नीचे का नंबर बाद है। 2:3 आंसर है। अगर बॉयज़ 2 हैं तो गर्ल्स 3 हैं, गर्ल्स की संख्या ज़्यादा है इस क्लास में, इससे पता चल जाता है। रेशियो से पता चलता है भाई कौन ज़्यादा अधिक है कौन कम है। तो हम इसे कोई भी क्वांटिटी को कंपेयर करने में काम आता है, रेशियो कंपैरिजन में काम आता है, कंपेयर करना, ये आपको याद रखना है। यू हैव टू रिमेंबर दैट रेशियो इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज और मोर देन 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। ए सीलिंग फैन वेट्स 3 किलो, एक सीलिंग फैन का वजन 3 किलो है, whereas the handmade fan weighs 100 ग्राम। अब हमें डिफाइन द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द सीलिंग फैन टू द वेट ऑफ फैन। तो सीलिंग फैन और हैंड फैन का वेट का कंपेयर करना है हमें कि कौन किसी कितना अधिक बड़ा है।
तो करते हैं, बहुत ही ईजी है, आराम से करेंगे। ठीक है, अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 3 में वेट ऑफ फैन, अब मैं इसको लिख देता हूँ सीलिंग फैन, ठीक है ना, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सीलिंग फैन इक्वल टू 3 kg। तो kg को पहले हमें ग्राम में बदलना पड़ेगा, तो दिस इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई 1000, तो 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो ग्राम में आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 3000 ग्राम। तो ये हो गया, ग्राम में बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हैंड फैन का जो वजन है ग्राम में लिखा हुआ है। वेट ऑफ हैंड फैन, वेट ऑफ हैंड फैन इक्वल टू 100 ग्राम। अब दोनों के दोनों ग्राम में आ गए, तो ग्राम को ग्राम से कंपेयर कर सकते हैं। केजी को ग्राम से कंपेयर करना बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, कंपेरिजन में क्या होता है, दोनों यूनिट सेम होना चाहिए, ठीक है ना, दोनों यूनिट सेम होना चाहिए। तो ग्राम को ग्राम से कंपेयर कर सकते हैं, मगर ग्राम को केजी से कंपेयर कभी भी मत करना, कि अलाउड नहीं है, गलत बात है। तो यूनिट सेम होना चाहिए। आप करते हैं, रेशियो निकालते हैं। रेशियो ऑफ weight of ceiling fan to weight of hand fan is equal to ceiling fan का और हैंड फैन का, सीलिंग फैन हो गया 3000 डिवाइड बाय 100। एक जीरो ऊपर कटा, एक जीरो नीचे कटा, एक जीरो ऊपर एक जीरो नीचे, तो 30 ऊपर है 1 नीचे आ गया। ठीक है, तो हम लिख देंगे 30 ऊपर है 1 नीचे आ गया, तो इक्वल टू 30 ऊपर है 1 नीचे, तो ये रेशियो हो जाएगा 30:1। दिस मीन्स द वेट ऑफ सीलिंग फैन इज 30 टाइम्स मोर देन द वेट ऑफ द हैंड फैन। इससे ये पता चल गया 30 गुना ज़्यादा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, अब बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे।